हेलो गाइस एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स विच इज इंटीग्रेशन। तो बच्चों, इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन की नीड कहाँ पड़ी थी। ठीक है, उसकी जरूरत कहाँ थी, उसका कंसेप्ट को दिया ही क्यों गया हमें। ठीक है, एंड उसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मैथ्स को। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, मैथ को। तो यार बच्चों, मैथ जो है ना, इसको हम लोग दो तरीके की क्वांटिटीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है सर, पहला क्वांटिटी किसको कहेंगे हम लोग बच्चों? कांस्टेंट। ठीक है, एंड दूसरा क्वांटिटी हो जाएगा वेरिएबल्स। ठीक है, तो बच्चों कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, नाम ही से पता चल रहा है मैं कांस्टेंट है वो। तो इसके साथ हमें ज्यादा दिक्कत है नहीं इसके साथ खेलने में। ठीक है, ये तो अपने जगह फिक्स बैठा है। बट सर अगर वेरिएबल की बात करें तो ये हर घड़ी बदल रही है, धूप जिंदगी उसकी तरह। ठीक है, हर समय जब भी तुम देखो अपना वैल्यू चेंज करने का पोटेंशियल रखता है। ठीक है, जरूरी नहीं करेगा, पोटेंशियल रखता है, याद रखना, डिपेंड करता है कंडीशन और फंक्शन पे। चलो फिलहाल बैक टू टॉपिक, वेरिएबल। वेरिएबल अगेन सर दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, वेरिएबल को डिवाइड कर सकते हो तुम बच्चों कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट, दो तरीके। ठीक है ना, कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट ये क्या है सर? तो इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं ग्राफ की तरफ। सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका, सपोज करो एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और वो उसका डेफिनेशन अभी यहां से यहां तक है, x1 से लेकर के x2 के बीच में वो डिफाइंड है, और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, जहां पर ग्राफ डिफाइंड है वहां तक। एक अनदर फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से। ध्यान रखो, ये ग्राफ जॉइंट लाइन नहीं है। देखो, जॉइंट लाइन का मतलब है कि वो रियल लाइन है, और कनेक्टेड लाइन का मतलब है सिर्फ शो कर रहा है। ठीक है, तो ग्राफ सिर्फ ये पॉइंट्स ही है, ये पूरा लाइन ग्राफ नहीं है, ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूं कि कहां से कहां तक। तो समझ, सपोज करो ये x1 से लेकर के x3 तक डिफाइंड है। ठीक है, तो दोनों ग्राफ में एक अंतर देखो। इस ग्राफ को बनाने में मुझे x1 से x2 में कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ मेरा पेन। ठीक है, मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। बेसिकली पूरा लाइन कंटिन्यूअसली चल रहा है, x1 से x2 के बीच में पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं ले रहा। भाई इस फंक्शन की बात करें, इस ग्राफ की बात करें, तो देखो बच्चा, x1 तुमने बनाया, उसके बाद तुमको पेन उठाना ही पड़ेगा x2 पहुंचने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस लाइन नहीं है, ब्रेक आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रीट फंक्शन, ये हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका एग्जांपल देखोगे और बेहतर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है f(x) विच इज 2x + 1। ठीक है, और x यहां पर है तुम्हारा इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, तो जब तुम x का वैल्यू इंटीग्रल कोई भी डालोगे तो f(x) में तुमको इंटीजर मिलेगा। और अगर मैं इसका सम निकालने जाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू तुम रखो 0, तो f(x) का वैल्यू गया 1, x का वैल्यू 1 तो 3, 2 रखोगे तो 5। तो इस तरीके से 0, 3, 5, सॉरी 1, 3, 5 एक ऑड नंबर्स आते जा रहे हैं हमारे पास, और उसका सम निकालने पड़ेगा। तुम आराम से क्या करोगे, ऐसे समेशन का साइन, इसको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर जा करके जरूर देखें, 1 2 3 4 चारों। नो, समेशन का साइन इसका मतलब क्या होता है? सम करना। तो अगर मैं बोलूं 0 से x बराबर 0 से लेकर x बराबर 5 तक में इसका टोटल सम बता दो, तो तुम क्या करोगे? 1 + 3 + 5 ऐसे करते जाओगे, जहां तक x का वैल्यू 5 रखोगे, कितना आएगा? 11 तक सम कर दोगे। बहुत ही सिंपल। बट बच्चों, अगर इस फंक्शन की बात करूं यहां पर, तो मान लो एक f(x) फंक्शन है जिसका वैल्यू है sin x। ठीक है, कौन सा फंक्शन है ये? sin x। बोला sin x में x की वैल्यू 1 से लेकर के 2π के बीच में सबका सम करके बता दो कितना होगा, सारे वैल्यूज का। ठीक है, तो अब तुम किसका किसका सम करने बैठोगे? यहां पर कोई फिक्स्ड क्वांटिटी तो है नहीं, यहां पर x1 से x2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है रियल लाइन में, तो तुम कैसे करोगे इसका सम? और एक फिक्स्ड वैल्यू भी नहीं, तुम यहां जाओगे वैल्यू चेंज, यहां जाओगे वैल्यू चेंज, यहां जाओगे वैल्यू चेंज होते हैं, और इतने वैल्यूज हैं कि तुम पागल हो जाओगे कैलकुलेट करते। तो ऐसे फंक्शंस का जो वैल्यू निकालना था ना, उसके लिए जन्म हुआ था इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रेशन है क्या सर? वो समेशन का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे डिस्क्रीट के लिए समेशन है, कंटीन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या सर? हम लोग को अगर निकालना sin x x1 से x2 के बीच में, तो हम लोग बेसिकली f(x) जो भी फंक्शन हो यहाँ पर, sin x हो या cos x हो, दुनिया की कोई फंक्शन हो, उसका एक छोटा सा पार्ट काट लेते। सपोज करो एक dx पार्ट हमने काट लिया। ठीक है, इसको dx क्यों बोल रहे सर, dy क्यों नहीं बोल रहे? जबकि आपका लेंथ तो आप ऐसे काट रहे हो, वर्टिकली काट रहे हो, फिर dx इसलिए बच्चों कि इसका जो विड्थ है, जो नाप रहे हो तुम, इसका जो चौड़ाई है, थिकनेस, वो x एक्सिस में, इसीलिए इसको हम लोग dx बोलते हैं। ठीक है, तो तुम dx फंक्शन को लोगे और तुम इसको
इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या सर, ये डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट। बेसिकली हम छोटे छोटे पार्ट, एकदम छोटा dx पार्ट को ले करके जोड़ रहे हैं, उनका समेशन कर रहे हैं, लेकिन उस समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो छोटे छोटे dx को लेकर के जब तुम x1 से लेकर के x3 तक या x1 से x2 तक जहां तक भी तुमसे बोलता फंक्शन, तुम उसको समेट कर दोगे, बेसिकली इंटीग्रेट कर दोगे, तो तुमको मिल जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, जो कि तुम्हारा था sin x का सम मिल जाएगा तुमको, जो तुमको रिक्वायरमेंट थी x1 से x2 तक। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया सर। बेसिकली तुमको समझ में इंटीग्रेशन में कर क्या रहे हैं, इंटीग्रेशन में हम एक छोटा सा हिस्सा ले रहे ग्राफ का, एक फंक्शन का, और उसको जिस लिमिट तक हमें कह रहा है उस लिमिट तक हम उसको जोड़ दे रहे हैं। जोड़ने का तरीका सर इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं जैसे डिफरेंशिएशन की। अच्छा एक और बात, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन are opposite of each other। ठीक है, डिफरेंशिएशन जब तुम करते हो और इंटीग्रेशन करते हो तो ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है, तो अब तुम्हें आगे जो मैं फॉर्मूला देखेंगे उसमें दिक्कत होनी चाहिए। अगर तुमने इससे पहले वाला लेक्चर अटेंड किया, नहीं किया तो जा करके देख लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूं सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना था, cos x, वेरी गुड। अगर मैं तुमसे पूछूं सर इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, तो तुम आराम से क्या बोल दोगे सर, sin x, क्योंकि उल्टा है, दोनों का एक दूसरा ऑपोजिट चल रहा है। जो काम डिफरेंशिएशन करता है उसका उल्टा काम इंटीग्रेशन कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूलाज फिर भी लिख लेते हैं एक बार, जल्दी से इसे कॉपी कर लोगे। बिफोर गोइंग इनटू फॉर्मूलाज एक और चीज है जो सर हमें पढ़नी है, उसको समझ लेते हैं। सर इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं खुद भी। ठीक है, इंटीग्रेशन के भी दो टाइप्स है, एक है इनडेफिनिट और एक है डेफिनिट। ठीक है सर, इनडेफिनिट और डेफिनिट क्या चीज है, ठीक है, फॉर्मूला से पहले इन्हें समझ लेते हैं। तो अगर मैं सिंपल लिख दूं f इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, सपोज करो y का वैल्यू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, यानी y का वैल्यू क्या है, सम ऑफ एफ एक्स डी एक्स लेंथ। ठीक है, अब यहां पर मैं कोई लिमिट नहीं डाला। देखो पिछले अभी जो तुम्हें थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिखाया था उसमें लिमिट्स है x1 से x2, यहां पर कुछ लिमिट नहीं है। और एक इंटीग्रेशन में तुम्हें बोलूं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बट इस बार x1 से x2 तक। ठीक है, इसमें अंतर क्या सर, यहां पर हम लोग सर लिमिट्स रख रहे हैं। लिमिट्स मतलब इनकी वैल्यूज रख रहे हैं। एंड लिमिट मतलब सबसे छोटा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड और सबसे बड़ा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, उसके बीच का हम लोग समेशन फाइंड कर रहे हैं। समेशन मतलब सर हो क्या रहा है, देखो सपोज करो ये कर्व था, दिस इज x1, दिस इज x2, ये कर्व क्या था fx। ठीक है, तो जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे या सम फाइंड कर रहे थे तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे थे यार, हम लोग एक dx लेंथ काट रहे थे, बोलो कोई दिक्कत नहीं, dx लेंथ काट रहे थे और उसको क्या कर रहे थे, x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर देते। जब तुम इंटीग्रेट करते हो तुम कर क्या रहे हो, dx एक छोटा छोटा लेंथ है जो है उसको ऐड करते जा रहे हो। जब तुम पूरा ऐड कर दोगे तो क्या तुम ये पूरा एरिया नहीं निकाल रहे हो, जरा गौर करो तो। जब तुम इस लेंथ को यहां से लेकर के यहां तक छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड कर दोगे तो क्या ये पूरे ग्राफ का एरिया नहीं आ जाएगा। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं सर कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है, कैसे पढ़ते हैं इसको, फ्रॉम x1 टू x2, दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट इज नथिंग बट एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब बात करते हैं वापस बैक टू आवर टॉपिक, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बच्चों जब तुमने सिर्फ एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट किया ना, तुमने इसके लिमिट्स नहीं सेट करी, तुमने ये नहीं बताया कि कहां से कहां तक करना है। तो ऐसे केसेस में जो आंसर आएगा, सपोज करो एफ एक्स का इंटीग्रेशन है बड़ा एफ और एक्स, ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या है, बड़ा एफ एक्स। तो यहां पर एक और चीज जुड़ जाएगा जो है सी। ये सी क्या है सर, सी रिप्रेजेंट्स ए कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट को आपने लिखा क्यों नहीं है, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैसे पता चलेगा सर, वो वैल्यू तभी पता पाओगे जब आपको अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स की वैल्यू दी होगी। ठीक है, जब लिमिट्स दिया होगा तभी वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा सर, एक बार आप यहाँ पर अपर लिमिट रखोगे, y की वैल्यू निकालोगे, एक बार लोअर लिमिट रखोगे, वैल्यू निकालोगे और सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब कि इनडेफिनिट सर जब भी लिमिट्स नहीं दिया हो तो इंटीग्रेट करने के बाद एक सी लगाना मत भूलना।
ठीक है, वो सी बताता है कि ये इनडेफिनिट है, इसका मतलब कि यहाँ पर वैल्यूज लिमिट्स नहीं दी गई है, इसका मतलब कि यहाँ पर कांस्टेंट की कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, फिलहाल चलते डेफिनेट की तरफ। नो डेफिनेट में सर x1 और x2 है, तो यहां अगर सपोज करो y का fx का इंटीग्रेशन अगेन बड़ा f था, बड़ा fx था, तो बच्चों इस बार क्या सीन हो जाएगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ये हो जाएगा आपका y। ठीक है, यहां पर क्या था, f ऑफ x प्लस सी, यहाँ x1 x2 कुछ नहीं था, चुपचाप fx का इंटीग्रेशन लिखा तुमने, fx बड़ा f कैपिटल f इंटू x और प्लस सी। यहां पर सर क्या हो गया, कैपिटल f ऑफ x2 माइनस कैपिटल f ऑफ x1 इज इक्वल टू y। इसके पहले एक और स्टेप है, उसको भी समझो ताकि तुमको कंफ्यूजन आगे जा करके नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx थी ना, तो इसका वैल्यू इतना ही आया था fx। ठीक है, इंटीग्रेट किया जब तुमने fx को, तो इसका वैल्यू कैपिटल fx आया था, लेकिन यहां पर फिर क्या आ जाता है, x1 और x2 लिमिट्स, उन लिमिट्स को तुम करते क्या, पुट करते हो x की जगह। तो सबसे पहले अपर लिमिट करते हैं, फिर लोअर लिमिट को करते हैं माइनस करके। ठीक है, जो भी वैल्यू आता है वो फाइनल वैल्यू होता है y का। यहां पर नोटिस करो कि c नहीं आ रहा, क्योंकि सर यहां पर तुमने लिमिट्स रख दिया, लिमिट्स रख गया तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही सर, यहाँ पर कुछ मिसिंग है। मिसिंग क्या है, लिमिट्स, लिमिट्स मिसिंग है तो एक कांस्टेंट उतर के आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, ये हो गया कंसेप्ट इनडेफिनेट का, डेफिनेट का। और एक और बात हमने क्या समझ ली यहाँ पर कि सर इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक फॉर्मुलेस की तरफ एंड फिर बनाएंगे हम लोग क्वेश्चंस। ठीक है, चलते हैं हमारे फर्स्ट फॉर्मूले की तरफ, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट। जैसा डिफरेंशिएशन में हम लोग किए थे ना, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किस किए थे, कांस्टेंट का, उसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट को। सपोज करो इंटीग्रेट कर हम लोग एक कांस्टेंट k को। ठीक है, fx क्या है, fx का वैल्यू इस समय क्या है, y बराबर है तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। याद रखना इस बार y fx नहीं है, y क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। और fx इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में क्या है, fx इज नथिंग बट अ कांस्टेंट k। ठीक है, तो जब तुम इंटीग्रेशन करते हो किसी कांस्टेंट का, तो जैसे डिफरेंशिएशन में होता था चुपचाप वो बाहर आ जाता था, ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन यहाँ पर एक और डिफरेंस है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0 बट इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज नॉट 0। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये अभी भी जिंदा है और ये इंटीग्रेट होकर के खुद बन जाता है x। ठीक है, और k आ जाएगा चुपचाप बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ k dx kx। सर क्या ये सही है, नहीं सर गलत है। क्या गलती है सर, यहां पर आपने एक चीज छोड़ दिया, c क्या है, वो कांस्टेंट जो तुमने लिमिट्स नहीं डालने की वजह से आए। अगर मैं यहाँ पर लिमिट्स डाल देता तो नहीं आते। ठीक है, समझ में आया क्या। तो पहला देखो, पहला फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट। ठीक है, k dx। सर डिफरेंशिएशन जब आप करते थे कांस्टेंट का, तब तो आप बड़े आराम से लिख देते थे 0। वो इसीलिए बच्चों कि यहाँ पर कांस्टेंट का हम लोग डिफरेंशिएशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज। कांस्टेंट जब चेंज हो रहा है, जब x चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इंटीग्रेशन में तुम क्या कर रहे हो, फंक्शन तो कांस्टेंट है, समझो ऐसे समझो, मान लो एक फंक्शन जिसकी वैल्यू k है, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा एरिया अंडर द ग्राफ बताओ, तो इसके अंदर एरिया के, इसके अंदर ग्राफ होगा ना यार, कुछ इसके अंदर का एरिया कवर होगा। ये डॉट तो है नहीं कि 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ एरिया तो कवर होगा ना, जितना लिमिट दोगे वहां तक जाएगा ये। ठीक है, लिमिट नहीं दोगे तो ये चलता जाएगा बेसिकली। तो ये जो फंक्शन k कांस्टेंट है, तो ये k जो है ना इसका, ये बाहर आ जाता है, dx अभी भी बचा हुआ है, इसकी वजह से ये 0 नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि dx जो पार्ट है वो अभी भी जिंदा, और वो जो है सर इंटीग्रेट होकर के फैलता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सर फर्स्ट फॉर्मूला, विच इज k dx, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx प्लस c। सेकेंड चलते सर, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n की बात करते सर, जैसे डिफरेंशिएशन में हमने किया था x टू द पावर n का, इंटीग्रेशन में करेंगे x टू द पावर n का, और इस बार जो आएगा सर वो आएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता था, x टू द पावर n का n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। याद है, जो लोग नहीं किए अटेंड जरूर लेक्चर नंबर 4 करके आ जाना डिफरेंशिएशन का, वरना कंफ्यूज होगे। अच्छा एक और बात सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट है, तो हाँ है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम इसको डिफरेंशिएट मार के देख लो, यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, ये प्रूफ है, चेक करो कर डिफरेंशिएट करके अगर पढ़े हो तो पिछला लेक्चर। ठीक है, तो ये हो गया सर सेकंड फॉर्मूला।
इस फॉर्मूले पे और इस फॉर्मूले पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं सर तसल्ली के लिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। सपोज करो बच्चा तुमको क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेट 5dx फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। इस 5dx को बोला इंटीग्रेट करिए, लेकिन कहां से, 1 से लेकर के 2 के बीच में। तो फॉर्मूला क्या कहता है सर, कांस्टेंट 5 निकाल दीजिए बाहर, इंटीग्रेशन रखिए dx का 1 से लेकर के 2 के बीच में। नो dx का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाता है x, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, क्योंकि देखो अभी जस्ट हमने क्या बताया तुम्हें कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन क्या है, एक दूसरे के ओपोजिट है। तो जब दोनों सर साथ में हो गए, देखो इंटीग्रेशन और dx साथ हो गए, डिफरेंशिएशन dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना x को। तो इंटीग्रेट तुम डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करो, कैंसिल होकर के क्या बच जाएगा, सिर्फ x। तो बच जाता क्या तुम्हारा 5 इंटू x, ठीक है। और अब यहां पर ये 1 2, ये 1 2 कैसा डेफिनेट है, यहां ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग इनडेफिनेट के साथ साथ डेफिनेट भी प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। इसीलिए सर कि फिजिक्स में फिलहाल आपको जितनी जरूरत है डेफिनेट की, वो इतनी है कि आप इनडेफिनेट सॉल्व करिए और वहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। डेफिनेट खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इनफैक्ट इंटीग्रेशन भी बहुत बड़ा चैप्टर है, और उसके अंदर में इनडेफिनेट डेफिनेट दोनों अलग अलग चैप्टर सेपरेट, और उसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। बट फिलहाल जितनी हमें रिक्वायरमेंट है वो इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें एक्स्ट्रा अभी जाने की जरूरत नहीं है, बाद में तुम्हें जरूर पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है। तो बात करते हैं बैक टू क्वेश्चन। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, x का वैल्यू, अब इसके आगे क्या कहता है हम लोग, जब f ऑफ बड़ा कैपिटल X निकाल लेते थे, कैपिटल F ऑफ x, इसके बाद क्या करते थे हम लोग, f ऑफ x2, बोलो बोलो, माइनस f ऑफ x1, अभी जस्ट हमने देखा था। तो ये काम यहाँ पे भी कर दो। 5 तो चुपचाप पड़ा रहेगा यार, बाहर निकाल दो इसको। x2 कितना तुम्हारा, x2 देखो x1 से x2 तक करते थे, तो x2 f ऑफ x2 कितना यहाँ पर 2, तो 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का वैल्यू x का वैल्यू 2 माइनस x का वैल्यू 1 रख दो, तो हो गया 1। तो आंसर कितना गया टोटल फाइनली 5। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया, पहले इंडेफिनिट सॉल्व किया चुपचाप फॉर्मूले से, एंड फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा करके डेफिनेट बना दिया और उसको भी सॉल्व कर दिया। अगर मैं लिमिट नहीं देता तो आंसर कितना हो जाता 5x। अगर ये लिमिट नहीं होते तो इसका आंसर हो जाता चुपचाप 5x प्लस c, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिमिट है तो हमने इसको लिमिट डाल करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करो, तो इस क्वेश्चन में तुम खुद ही यार देखो, सपोज करो एक क्वेश्चन बनाते तुम लोग, क्वेश्चन आया सर इंटीग्रेट x³ dx फ्रॉम 1 to 2। अगेन सर क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला में देखो x⁴n, यहाँ पर n कितना 3, तो आराम से सबसे पहले लिख दो x⁴n+1 यानी x⁴3+1 विच इज 4 डिवाइडेड बाई 3+1 विच इज 4। लेकिन सर ये डेफिनेट है तो इसके बाहर में ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 1 और 2 लिमिट्स। आप क्या करेंगे, लिमिट पुट कर दो 2⁴ यानी कि 2⁴ माइनस 1⁴, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। 4 अपना शांति से तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, उसको मतलब नहीं है। और ये 1⁴ है, 14 नहीं, ठीक है। 2⁴ कितना हो जाएगा बच्चों, 2 4 4 2 2 16, 16 माइनस 1 इज 15, तो आंसर हो जाएगा 15/4। वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने 2 एग्जांपल्स देख लिए और 2 फॉर्मूले देख लिए, उसका यूज भी देख लिया डेफिनेट के साथ। कॉपी करो, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। बात चलते हैं थर्ड फॉर्मूले की तरफ विच इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। बच्चों एक बात बताओ, ये डिफरेंशिएट जब हम लोग करते थे, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे dx बाई x आता था, याद है? थर्ड नंबर एग्जांपल याद करो, थर्ड नंबर फॉर्मूला पिछले लेक्चर का, log x, ठीक है, ln x। तो यहां पर क्या हो जाएगा ln x प्लस c, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x कितना हो जाएगा ln x प्लस c, log x प्लस c। फोर्थ एक्सपोनेंशियल वाला याद होगा सर, एक्सपोनेंशियल ऐसा था ना डिफरेंशिएट करोगे तो फर्क पड़ेगा, ना ही इंटीग्रेट करोगे तो फर्क पड़ेगा, वैसे का वैसा होता रहेगा, ठीक है। चलते फिफ्थ फंक्शन सर sin x। सर किसको डिफरेंशिएट करने पे sin x आता था, cos x को, लेकिन वहां पर एक माइनस भी होता था सर, याद है? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x था, यहाँ माइनस नहीं है, तो यहाँ पर माइनस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक माइनस बाहर से हम अपने तरफ से जोड़ देंगे और लिख देंगे cos x, क्योंकि सर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा sin x, ठीक है, प्लस c। बात करते हैं सर सिक्स फॉर्मूले की विच इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो बच्चों cos x किसका डिफरेंशिएशन था, sin x का, और यहाँ कोई माइनस नहीं आता, तो चुपचाप sin x प्लस c लिख देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ठीक है। किसको डिफरेंशिएट करने पे sec स्क्वायर मिलता था हम लोग को, याद करो,
वेरी गुड, tan x प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट सर, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, किसको इंटीग्रेट करने पे मिलता था बच्चों cosec स्क्वायर x? सर cosec स्क्वायर x नहीं मिलता था, माइनस cosec स्क्वायर x मिलता था, और वो मिलता था सर cot x को करने पे। तो बच्चों अगर यहाँ cos x प्लस में, तो तुम चुपचाप माइनस को यहाँ नहीं ढकेल सकते, चुपचाप ढकेल दो, बताना मत किसी को। तो क्या हो जाएगा, माइनस cot x प्लस सी। सर 9th फॉर्मूला क्या था बताओ, याद करो, याद है वहां पर sec x इंटू टेन एक्स, किसको करने में मिलता था डिफरेंशिएट, sec x tan x, किस चीज को डिफरेंशिएट करने पे ये मिलता था, याद करो, वेरी गुड, sec ऑफ x प्लस सी, ठीक है। सर लास्ट फॉर्मूला 10th फॉर्मूला जो था वो था cosec x इंटू cot x dx। सर पर यहां पर एक माइनस भी आता था, जिस चीज को हम लोग डिफरेंशिएट करने पे ये मिलता था वहां पर एक माइनस भी आता था, वो क्या टर्म था, cosec x। लेकिन सर क्योंकि माइनस आप यहां नहीं लगा तो यहां लगा दो चुपचाप, ठीक है। तो माइनस cos x प्लस माइनस cosec x प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा 10th फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, चेन रूल की तरह ही है, ठीक है, प्रॉपर्टी समझ लो। मान लो इंटीग्रेशन आ गया ax प्लस बी का, ठीक है, ये तो ax प्लस बी बोलो, या फिर फंक्शन के अंदर f के अंदर जो x लिखते हो ना तुम, सपोज करो f के अंदर इस बार क्या लिखा हुआ है, ax प्लस बी, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या इंटीग्रेट करते हैं, x प्लस बी को, सॉरी अभी तक हम लोग x का टर्म्स डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे थे, इस बार क्या फंक्शन का जो टर्म है उसके अंदर ही x प्लस बी है। इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब कहने का सर, इमेजिन करो एक वो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, अगर मैं तुमसे कहूँ साइन ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन बताओ, तो ये वो बात कह रहा है, ठीक है। x की जगह हमने क्या लिख दिया, ax प्लस बी, ऐसा कुछ आ गया, तो क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है बच्चा, b वाला टर्म है उसको फर्क पड़ेगा नहीं, a का जो टर्म है ना इसको पूरे को मान लो x, जैसे चेन रूल में करते थे, x का कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल f ऑफ x प्लस सी, और x के साथ वाला जो टर्म है वहां पर क्या होता था, कांस्टेंट, मल्टी डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता था, मल्टीप्लाई में यहां पर चला जाएगा डिवाइड में, a बाहर आ जाएगा, और x की जगह तुम क्या रख दोगे, ax प्लस बी। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, 1 by a इंटू एफ ऑफ, सॉरी इंटू कैपिटल f ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, कोई कांस्टेंट, ठीक है, एकदम सिंपल। क्या करेंगे, फिर से इसको समझ लेते हैं सर, जब x की जगह कुछ ऐसा टर्म हो, मतलब कोई फंक्शन हो, एम्बेडेड फंक्शन हो, तो उसको हम लोग चेन रूल में, डिफरेंशिएशन में चेन रूल में क्या करते थे, x मानते थे, यहाँ पर भी एक बड़ा x मान लो, उस x का वहां डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ इंटीग्रेट कर दो, तो f ऑफ कैपिटल x का इंटीग्रेशन मान लो आ गया fx, ठीक है। फिर जो बचा टर्म उसको देखो, x के साथ जो कनेक्टेड टर्म है उसको डिवाइड में भेज दो, सिंपल इज दैट, ठीक है। ये होगा हमारे बेसिक फॉर्मूले, इसको याद रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, ठीक है। सपोज करो एक फंक्शन और बोला कि इसको इंटीग्रेट करिए सर, अभी ये क्या इंडेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि इसके साथ लिमिट्स नहीं दिए मैं, अगर मैं लिमिट्स दे दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने देख लिया क्या करना है, चुपचाप इंडेफिनेट को सॉल्व करो, उसका लिमिट्स पुट कर दो, एकदम सिंपल एज दैट। अच्छा सर यहाँ पर एक फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन तीन है, सम है उनका, यानी f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, तो अगेन एडिशन रूल जैसा डिफरेंशिएशन में चलता तो वैसे ही चलाओ, चुपचाप क्या करोगे, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कर दो अलग अलग, डिवाइड कर दो, 5x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, dx लिखना मत भूलना, सबके साथ आएगा dx, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो यार अलग अलग तीनों को, 5 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंट इंटीग्रेशन, फॉर्मूला याद करो, चौथा नंबर का, चौथा था ना, नहीं दूसरा ही फॉर्मूला, सॉरी, एक्स टू द पावर स्क्वायर, एक्स टू द पावर n प्लस 1, यानी एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 इज 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 विच इज 3, ठीक है, माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 dx 2x, ठीक है। बस यहाँ वैल्यू पुट सॉल्व कर दो यार इसे, 5x क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, ठीक है। तुम चाहो तो एलसीएम लो, नहीं चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन आ चुका तुम्हारा। तो
तो ये हो गया बेसिक इंटीग्रेशन। अब मैं तुमको यहाँ पर अगर लिमिट दे दूँ तुम भाग थोड़े जाओगे गेम छोड़ के। तुमको बोल दिया अब 1 से 5 तक करना, नहीं कर लोगे। यहाँ एक पहले वैल्यू क्या डालोगे 5, सपोज करो 1 से 5 तक करना ही है, क्या करोगे इसको कॉपी में करो तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1 से 5 लगा देंगे, पहले 5 रखेंगे x की वैल्यू तीनों में, उसको सॉल्व करेंगे, माइनस फिर 1 रखेंगे तीनों में, उसको सॉल्व करेंगे और दोनों को फिर फाइनल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 क्यूब बाई 3 माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 5, ये कंप्लीट एक ब्रैकेट में, माइनस फिर 5 इंटू 1 क्यूब बाई 3 यानी 5 बाई 3 प्लस 3 बाई माइनस 3 बाई 2 प्लस 2, ये दूसरे ब्रैकेट में, फिर इसको कंप्लीट सॉल्व कर दो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे उसको सॉल्व। और अगर इनडेफिनिट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, सॉरी डेफिनेट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल हो गया, ये कुछ करना ही नहीं है। यहीं तक करके एक और बात सर मिस कर रहे हैं अपन, बोलो क्या, प्लस सी कांस्टेंट, ये मत भूल जाना अगर इनडेफिनिट है तो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन वाज तुमको इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट 4 sin x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अगेन इनडेफिनिट है, डेफिनेट अब मैं नहीं बोलूंगा, डेफिनेट तुम कर सकते हो, वैल्यू जितना लिमिट दिया को चुपचाप पुट करना, सॉल्व कर देना। सर 4 sin, इसको कॉपी में एक बार पॉज करके बनाओ यार। ठीक है, तुम्हारे पास फॉर्मूला है, तुम्हारे पास टेक्निक है, फॉर्मूला यूज करो, बनाओ, अपने कमेंट में, अपने कमेंट सेक्शन में लिखो या अपने कॉपी में लिखो और मिलाना, फिर मैं बनाऊंगा तो। ठीक है, पॉज करके बना लो, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बोला सर 4 sin x, सबसे पहले अलग अलग कर सकते हैं सर, 4 sin x माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, डी एक्स कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सर 4 बार आ जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस 4 कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, तो 2 तो बाहर आ जाएगा सर, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स, याद है? अरे बोलो। ठीक है, बस ये हो गया तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा, इससे याद आया एक बात सर, जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स का, क्या लिखा था, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। इस फॉर्मूले में एक बात बताना भूल गए तुम्हें, देखो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, यहां पर सर n की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं, n की वैल्यू जब -1 होगी तब क्या होगा, तो x को तो कोई दिक्कत नहीं, -1 + 1 0 होकर 1 बन जाएगा। नीचे क्या हो रहा है, -1 + 1 0, और नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो मैथ बोलता है वैलिड ही नहीं, फालतू काम नहीं चलेगा यहाँ पर। तो बोला कि इसका क्या करें, तो देखो यहाँ पर इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन लिख लेना वहाँ बैक कॉपी में जा करके, जहाँ पर तुमने फॉर्मूला लिखा है कि यहाँ पर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, जब n -1 होगा तो सर क्या हो जाएगा, वो dx बाई एक्स और फिर उसका इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हर n की वैल्यू के लिए वैलिड है एक्सेप्ट -1। ठीक है, बाकी n का वैल्यू -1 को छोड़ करके हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है, याद रखना। तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन बच्चों। इसमें इनडेफिनेट देगा तो तुम वैल्यू पुट कर देना, लिमिट्स पुट करके सॉल्व कर देना। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस चीज को करेक्ट जरूर कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 4x + 5 dx। ठीक है, अब देखो सर e टू द पावर x तो बड़ा ही मजेदार फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट मारे इंटीग्रेट मारे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर यहाँ पर e टू द पावर 4x + 5 है, सिर्फ e टू द पावर x नहीं है। इसका मतलब सर यहाँ फंक्शन इम्बेडेड है, जैसे वहां पर डिफरेंशिएशन में करते थे। तो ऐसे कंडीशन में तुमको बताया था बच्चा क्या करेंगे, इसको मान लेंगे चुपचाप बड़ा x। ठीक है, मान लिया बड़ा x। अब e टू द पावर बड़ा x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर, बोलो बोलो, चुपचाप सिंपल से लिख दो e टू पावर x, फर्क ही नहीं पड़ता e टू पावर x को। साथ में हम लोग क्या करेंगे, 4x + 5 का जो टर्म है, जो भी कांस्टेंट टर्म है x के साथ जो अटैच्ड है, x का कोफिशिएंट, उसको कर देंगे डिवाइड। ठीक है, कितना कोफिशिएंट है बच्चों, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट कितना था 4, तो डिवाइड कर देंगे 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट सोल्यूशन प्लस सी ना। इसको सर x को कन्वर्ट कर लो e टू द पावर 4x + 5। ठीक है, और 1/4 और प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, क्या किया बेसिकली हमने, कैपिटल X माना और उसका इंटीग्रेशन लिख दिया। तो e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x ही होता, कोई सोचना ही नहीं था, उसको इंटीग्रेट करके लिख दिया। साथ में x का जो कोफिशिएंट होता है वो जाएगा नीचे डिवाइड में। ठीक है, वहां पर क्या करते थे हम लोग, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में डाल देते थे। ठीक है, वहां पर अगर e टू पावर 4x + 5 का डिफरेंशिएशन करना होता मान लो, तो क्या करते हम लोग, मान लो डिफरेंशिएशन था e टू पावर 4x + 5,
चलो पिछले क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो इसको मान लेंगे हम लोग चेन रूल से x, तो डिफरेंशियल e टू पावर x कितना हो जाएगा, e टू पावर x ही रहेगा। और 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन बोलो, 4x का डिफरेंशिएशन 4 मल्टीप्लाई में और 5 का 0, तो क्या हो गया 4 इंटू ई टू द पावर 4x प्लस 5, ठीक है। और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 इंटू ई पावर 4x प्लस 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को कॉपी करो जल्दी से, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 की पावर 3 dx, ठीक है। चलो इसको एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते, इसको इंडेफिनिट भी कर देते हैं ताकि हम लोग सभी कुछ सीख लें। यहाँ पर इंडेफिनिट से हम लोगों ने इसको डेफिनिट बना दिया, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडेफिनिट सॉल्व करेंगे, लास्ट में वैल्यूज रखेंगे लिमिट्स की और हमारा बन जाएगा डेफिनिट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। अभी कोई फिलहाल कुछ भी तुम्हें नहीं सोचना है, फिजिक्स में जो भी बेसिक्स तुमको आएगा वो इतना ही आएगा कि तुम इंडेफिनिट सॉल्व करो, डेफिनिट की वैल्यू रख दो। अभी तुम्हें डेफिनिट की प्रॉपर्टीज या इंटीग्रेशन का एडवांस्ड वर्जन जानने की जरूरत नहीं है फॉर फिजिक्स, ठीक है। मैथ्स में वो सब सीखा जाएगा। तो चलो बात करते हैं बैक टू क्वेश्चन, 6x प्लस 2 का क्यूब है और dx। सर अगर x क्यूब होता ना तो बड़े आराम से इंटीग्रेट मार देते हम लोग, ठीक है, और 6x प्लस 2 होता तो भी इंटीग्रेट मार देते, लेकिन फिर ये चेन रूल जैसा वहाँ चेन रूल था, यहाँ इम्बेडेड फंक्शन आ गया। अभी इसका क्या करें सर, तो तुमको बता रखा टेक्निक ऑलरेडी, क्या करोगे, इसको मान लोगे x, ठीक है। एक काम करो, इसको x मानो, इसको सॉल्व करो और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना और मिलाना कि सही है कि नहीं, ठीक है, तुम जानो उसके बाद, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, अब सॉल्यूशन कॉपी मत करना, पहले अपना अटेम्प्ट जरूर लो, जब भी मैं कहता हूँ इस चीज को जरूर अटेम्प्ट लिया करो, ठीक है, कोई रीजन है। तो 6x प्लस 2 का क्यूब इंटू dx, ठीक है, तो इसको हमने मान लिया x, तो इसका x क्यूब का इंटीग्रेशन बच्चों सेकंड फॉर्मूला याद करो, x टू द पावर n प्लस 1 यानी कि x टू द पावर 3 प्लस 1 विच इज x टू द पावर 4 बाई 3 प्लस 1 विच इज 4, हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन इधर अब इसकी बात करते हैं 6x प्लस 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, 2 का तो कोई दिक्कत नहीं है, 6x जो है तो वहां पर x का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, तो वो क्या हो जाएगा, चुपचाप आ जाएगा बाहर, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन सर, 1/24 इंटू एक्स कितना बच्चों, 6x प्लस 3 और उसका पावर 4, ये हो गया तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। अब यहां पर सर एक मिनट, यहां पर सर लिमिट्स भी देखो, डेफिनेट का क्वेश्चन 1 से 3 तक, तो क्या करोगे यहां पर बच्चा, पहले x की वैल्यू पुट करोगे 3, तो कितना हो जाएगा देखो, 1/24 को तो बाहर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू जब 3 रखोगे तो 6 3 18, 18 प्लस 3 बोलो, 6 3 18, 18 प्लस 3 21, 21 टू द पावर 4, ठीक है, माइनस 6 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 6 प्लस 3 9, 9 की पावर 4, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखोगे तुम आंसर, ठीक है। तो यहां हो जाता हमारा डेफिनेट और इनडेफिनेट का लेक्चर फिनिश, इंटीग्रेशन का लेक्चर फिनिश। अब तुमसे एक बात करनी है, देखो यहां बेसिक मैथ्स तो सर खत्म हो गया, मैथ्स लेकिन खत्म नहीं हुआ, मैथ्स बहुत ही वास्ट है। फिलहाल हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स के लिए इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट तुम्हें नहीं है, बट जस्ट इन केस तुम्हें लगता कि नहीं सर हमें डेफिनेट की प्रॉपर्टीज भी अभी जाननी है, या फिर हमें मैथ का आपसे समझना है, या फिर तुमको इंटीग्रेशन का आइलेट वगैरह जानना जिसमें हम लोग एडवांस इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बट फिलहाल जितना पढ़ाएगा इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू गाइस, यहाँ से आपके फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो पर्टिकुलरली फिजिक्स होगा स्पेसिफिकली, एंड वो होने वाला वेक्टर, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वेक्टर इज लाइक फिजिक्स का बेस, ठीक है, जैसे ये बेसिक मैथमेटिक्स हुई ना, वेक्टर इज लाइक फिजिक्स का बेसिक्स, ठीक है। वेक्टर का यूज तुमको वेक्टर से ले करके तुम काइनेमेटिक्स, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, CM जो सेंटर ऑफ मास वगैरह है, या फिर रोटेशन की बात करता हूँ, इनफैक्ट तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँ, हर जगह है, ठीक है। इनफैक्ट इसके आगे जाकर के तुम इंजीनियरिंग बात करोगे, वहाँ वेक्टर तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात कर लो, कहीं भी बात कर लो, तो वेक्टर इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस इतने टफ हो जाते हैं अपने बेसिक मेथड से, बट अगर तुम उसको वेक्टर से बनाने जाओगे ना तो बहुत 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 ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर्स का लेक्चर्स होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मिलते हैं उस लेक्चर में। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, एंड ऑल द बेस्ट।